नॉवेल्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ के सर होने तक, जिसकी राइटर है इकरा सगीर अहमद। उसकी ये 33वीं एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। शाम से रात हो गई थी। जहारा की तलाश में पाँव शल और दिमाग माउफ हो गया था। वो दोनों ये सोचकर निकली थी कि जहारा ज़्यादा दूर न गई होंगी, इसलिए उन्होंने कार की बजाय पैदल जाना बेहतर समझा था। और फिर इर्द गिर्द देखने और लोगों से मालूम करने पर भी उनका पता न चला तो वहशत और परेशानी में वो आगे बढ़ती चली गई थी। इंची, अब क्या होगा? मासी तो कहीं भी नहीं मिल रही। उन्हें तलाश करते हुए हम अपने इलाके से भी बहुत दूर निकल आए हैं। रात हो गई और सर्दी बढ़ती जा रही है। कहाँ ढूंढे मासी को? माली इंशरा से गोया हुई। और वो क्या खूब देती, क्या जवाब देती। नानी की गुमशुदगी उसके भी हवास मुअत्तिल किए दे रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। माहौल में खनकी का राज बढ़ता जा रहा था। इर्द गिर्द बनी हुई बुलंदों बाला इमारतें धुंध में डूबी हुई थी और इमारतों में रोशन लाइट्स उस कोहर में पुरस्कार सी लग रही थी। सर्दी के बायस ट्रैफिक भी कम था और लोग भी गर्म मलबूसात में लिपटे कम कम ही दिखाई दे रहे थे। कहाँ आगे बढ़ती जा रही हो तुम? अब आगे जाना फजूल है, बाली ने आगे बढ़ती इंशरा का हाथ थाम कर कहा। क्यों फजूल है? क्या मालूम वो हमें आगे कहीं मिल जाए। यही सोचते हुए हम इतना आगे आ चुके हैं, वो कहीं नहीं मिली। फिर बाली नानी को तलाश नहीं करें? देख रही हो कितना सन्नाटा और खामोशी फैल गई और वक्त गुजरने के साथ साथ अंधेरे और सन्नाटे में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में हमारा यहाँ रुकना खतरनाक है। इंची, नानी कहाँ चली गई? कहाँ तलाश करें? ना मालूम वो कहाँ और किस हाल में है। वो सख्त मुस्तरब थी। हमें मासी की गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस सुबह तक मासी को ढूंढ निकालेगी। नहीं, हमें नानी को खुद ही तलाश करना होगा। वो मुतफिक न हुई। पुलिस की हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम है? वो चौंकी। हाँ, तुम इतनी जल्दी भूल रही हो? नानी ने 2 कत्ल होते देखे। उनकी वो चशमदीद गवाह और कत्ल में भी वो मुलविस है। फिर वो खौफजदा भी सिराज और बरखा से ही हैं। उनकी ज़बान पर उन्हीं लोगों के नाम भी रहते हैं। पुलिस ने उनको तलाश कर लिया तो वो बोलती रहेंगी और फिर पुलिस को मामले की तह तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। उसकी फहमो फरासत पर बाली दंग रह गई। हाँ, इस पहलू पर मैंने सोचा ही नहीं था। बाली की बात मुकम्मल भी ना हुई थी। माँ करीब से गुजरने वाली कार आगे जाकर वापस आई थी। आई कैन हेल्प यू? ड्राइविंग डोर खोलकर एक पुरवकार शख्स ने बाहर आकर उनसे शफकत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। नो थैंक्स, बाली ने उनकी तरफ देखते हुए कहा और चौंक गई। उसको उनका चेहरा कुछ शनासा महसूस हुआ, मगर याद ना आ सका उनको कहाँ देखा है। मुझे गलत नहीं समझ बेटा, इतनी सर्दी में रात यहाँ खड़े होना कोई रीज़न तो होगा, बल्कि मुझे आपके चेहरों से परेशानी और फिक्रमंदी दिखाई दे रही है। अगर मुनासिब समझे तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करें। मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी हेल्प करूँगा। आप लोगों का ताल्लुक किसी अच्छी फैमिली से लग रहा है। रात को आप लोगों का फुटपाथ पर यूँ तनहा चलना मुनासिब नहीं है। बहुत डिसेंट और सोबर आदमी था वो। उसके लहजे में शफकत और अंदाज में बेगर्ज खलूस की चाशनी शहद की मानिंद कतरा कतरा टपक रही थी। पहली नज़र में इंशरा भी न पहचान सकी थी। फिर यकदम ही वो चेहरा और आवाज़ उसके अंदर एक गैर शनासा सी खुलबली मचती चली गई थी। रगों में गर्दिश करते खून में अजीब सनसनाहट दौड़ने लगी थी। दिल किसी सोज में डूबने लगा था। दर्द की एक गहरी टेस वजूद में फैल गई थी। दिल के साथ निगाहों में भी जख्म उभर आए थे। शॉल चेहरे के इर्द गिर्द करते हुए जख्मी निगाहों से उनकी तरफ देखा। सुर्खो सफ़ेद रंगत, वजी चेहरा, पुरबकार सरापा। वो इस उम्र में भी खासे ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के मालिक थे। उसने निगाहें झुका ली थी। जी शुक्रिया, हमें भी वक्त की नज़ाकत का एहसास है। हमें कोई कन्विंस मिल जाएगी, हम चले जाएंगे। आप जा सकते हैं। बाली के लब वार करने से कबल ही उसने सर्दो तुर्श लहजे में कहा, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई कैब आती दिखाई नहीं दे रही है बेटा, आप मुझ पर भरोसा करें। नामालूम क्यों उन नौजवान लड़कियों को देखकर उनके अंदर का बाप बेदार हो गया था, जिसने दूसरी लड़की के सर्द मोहर रवैये को भी महसूस न किया। आप पर एतबार करें? किस तरह आप पर एतबार करें? उसका लहजा सख्त तंज़ी और इस्तज़ाया था। बाली उस शख्स की शफ़क़त और खलूस से मुतासिर हुई थी। इंशरा के बात पर फ़ौरन ही कहा, प्लीज़ इंशी, तुम किस तरह बात कर रही हो? ये बेहद नाइस पर्सन है। कोई बात नहीं बेटा, ये अच्छी बात है। आजकल किसी पर एतबार करने का वक्त भी नहीं है। मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। उनके अंदाज में सताइश थी। दूर से आती टैक्सी को उन्होंने रुकने का इशारा किया था। जुनेद और आंटी को कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह ब्लैकमेल करने का। जिस काम में मम्मा राजी ना हो, वो भला मुझे किस तरह खुशी दे सकता। और तुम में इतनी बगावत आ गई कि तुम मम्मा के अगेंस्ट फैसले करने लगी।
असलियत पर दर परत खुल गई थी। बहुत सख्ती से इनकार करने वाली मम्मा अचानक ही उसका और सुधा का निकाह करने के लिए क्यों राजी हुई थी? किस तरह उनका पत्थर दिल मोम हुआ था? निकाह होने के बाद भी वो उसी उलझनों बेयकीनी का शिकार हो रहा था और 24 घंटों बाद इस उलझनों परेशानी का सुराग मिल गया था। आई एम सॉरी भाई, बट मम्मा से मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। उसे गुस्से में देखकर उसकी खौफ से बुरी हालत हो रही थी। ये बदतमीज़ी नहीं है, तुमने जुनैद के प्रेशर में आकर मम्मा को प्रेशराइज्ड किया कि वो हमारे निकाह पर राज़ी हो, वगरना खुदकुशी कर लोगी। जुनैद चले जाते तो फिर कभी लौट कर ना आते। वो बेचारगी से बोली, माई फुट, ना आता तो ना सही, हमारी माँ उनकी खुशियों और ख्वाहिशों के आगे जुनैद की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पहले ही कहता था उसको इतनी इज्जत देनी ही नहीं चाहिए थी कि वो हमारे दरमियान बैठे। ऐसे कमज़र्फ सतही ज़हनियत इंसान को इस घर में दाखिल होने की परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए थी, जिसने दोस्त की बहन पर नज़र रखकर दोस्ती और एतबार का कत्ल किया। और उसके हौसले इस हद तक बढ़ गए कि वो, भाई आप मुझे शूट कर दे, गला दबाकर मार दे, मैं बहुत बुरी हूँ भाई, आपकी सोचों से भी बढ़कर ख़राब हूँ। जुनैद को कुछ ना कहिए। वो यकलखती उसके पाँव पर सर रख कर रोने लगी। माहिदा, ये क्या कर रही हो? वो तेज़ी से पाँव समेटता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? क्या किया है तुमने? किस अमल के पछतावे हैं जो तुमको बदहवास किए हुए हैं? क्या कर चुकी हो? भाई, जुनैद बुरे नहीं है, बुरी मैं हूँ। उन्होंने आपकी बहन पर बुरी निगाह नहीं रखी, बल्कि मैं ही उनकी तरफ बढ़ी थी। मुझे ही ना जाने क्या हो गया था। एक बार वो आपसे मिलने आए थे, मैंने ऊपर खिड़की से उनको इत्तफाकन देखा और फिर ना मालूम मुझे क्या हुआ कि मुझे हर वक्त उनका ख्याल रहने लगा। मैं लाख कोशिशों के बाद भी उनको भुलाने में नाकाम ही रही। फिर जल्द ही वो आपसे मिलने दोबारा आए। आप बात ले रहे थे, घर के दीगर लोग अपने रूम्स में थे। तब मौका गनीमत जानकर मैं जुनैद से गुफ्तगू करने लगी और आपके हवाले से वो बहुत एहतराम और मोहतात अंदाज में रस्मी से गुफ्तगू कर रहे थे। वह मुश्किल 10 से 15 मिनट में वहाँ रही और इस दौरान में ही उनसे गुफ्तगू करती रही। वो बेहद परेशान और घबराए हुए बार बार आपका ही पूछते रहे कि आप कब आएंगे। एक बार भी निगाह उठाकर उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा था और उनकी ये शराफत और गुरेज मुझे उनका गर्विदा कर गए। फिर आपकी गैर मौजूदगी में आपके सेल फोन से जुनैद का नंबर मैंने लिया था। कांटों पर चलने के मुतरादिफ होता है एतराफ़ जुर्म करना, लेकिन यह वक्ती तकलीफ़ एतराफ़ ना करके ज़मीर पर गुनाहों के बोझ की तमाम उम्र की कसक से बेहतर होता है। वो रोते हुए सब तफसील बता रही थी। गुमसुम बैठे ज़ैद पर आज कहीं राज मुनकशिफ हो रहे थे। भाई, आपने तो प्रपोजल आने के बाद बताया कि जुनैद करैक्टरलेस है और उन्होंने मेरी पहली कॉल पर ही मुझे बता दिया था कि वो करैक्टरलेस हैं, किसी तरह भी ज़ैद की बहन के काबिल नहीं है। लेकिन मुझ पर एक जुनून तारी था। उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए हरबे अपनाए, फ़ोन नंबर्स बदले, आपको बताने की धमकियाँ दी, अपने साबिका अफेयर्स बताए, यहाँ तक कि कहा कि ज़ैद को धोखा नहीं दे सकता। ये दोस्त की पीठ में छुरा खंजर घोंपने के बराबर है। और जब भी मैंने उनका पीछा ना छोड़ा तो उन्होंने अटल लहजे में कहा कि आज तक मैं महज इस ख्याल से ज़ैद से ये सब छुपाता रहा था कि ज़ैद जैसा बाग किरदार हो, बाहमियत इंसान अपनी बहन के मुतल्लिक ये सब जानकर सदमे से दो चार हो जाएगा। मगर अब पानी सर से गुजर गया। मैं ज़ैद को सब सच सच बता दूंगा जाकर। तब भाई, मैं दिल ही दिल में डर गई थी। ना आपका सामना कर सकती थी, ना जुनैद की जुदाई बर्दाश्त कर सकती थी। और मैंने मम्मी की ख्वाबावर टैबलेट्स खा ली थी। ओह, ये तुमने क्या किया माहिदा? खुद को इतना अर्जा और बेवकत कर दिया। क्या कमी थी तुम्हारे पास? भाई होकर भी मैंने बाप की मोहब्बत दी थी तुम्हें। मम्मा और डैडी की मिसअंडरस्टैंडिंग का खला तो तुम्हारे साथ साथ मेरे दिल में भी था, मगर मैंने तुम्हारे खला को हर मुमकिन भरने की सही की थी बेटा। पेशेमानी और निदामत के समंदर की सबसे गहरी तह में वो जा गिरा था। किस किस तरह से उसने जुनैद की तजलील की थी, क्या कुछ ना कहा था। और वो सब्र व तहम्मुल, आला ज़र्फ़ी और दोस्ती की आला मिसाल लबों पर उसकी हरमत के कुफ़र लगाए बैठा, अपनी अहानत तो तौहीन खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता रहा। अगर वो भी सारी दोस्ती और मुरव्वत बलाए ताक रख कर उसकी बहन के करतूत बताता तो फिर क्या वो आज ज़िंदा बैठा होता यहाँ? शदीद सर्दी में भी उसकी पेशानी अरक आलूद हो गई थी। आपके जैसा भाई पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं होगा भाई। आपने सारी दुनिया की मोहब्बत मुझे दी, लेकिन फिर भी कोई खला बाकी था मेरे अंदर जो मुझे जुनैद की तरफ खींच ले गया। जुनैद बहुत नाइस है, उन्होंने हमेशा आपकी इज्जत की। उनकी गलती नहीं, बल्कि गलती सारी मेरी है। इंचरा की आंखों से आंसुओं का तूफान उमड़ आया था। वो रो तो पहले ही रही थी, मगर ये आंसू उन आंसुओं से अलग नोयत के थे जो वो नानी की गुमशुदगी पर बहा रही थी। उस दर्द की तड़प भी निज़ाम में मुब्तला करने वाली थी। सामने उसका बाप खड़ा था, जिसको वो बाप ही नहीं कह सकती थी। और अजियत भरी बात ये थी, उस बेहद शफीक व पुरवकार दिखाई देने वाले शख्स को ये मालूम ही ना था कि वो अपनी बेटी से मुखातिब है, और उसको ये भी मालूम ना होगा कि उसकी बेटी इस दुनिया में मौजूद है। अरे इंशी, तुम दूसरों को हौसला देने वाली हो। अगर तुम इस तरह रोओगी तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे कौन हौसला देगा? बाली उसके पीछे चली आई और बेतहाशा रोते देखकर उसे लिपट कर रूहान से लहजे में गोया हुई। वो बाली के कंधे से सर टिकाकर रोती रही। इंशी, इंशी,
अल्लाह के वास्ते इस तरह मत रो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मासी सुबह तक इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। कुछ नहीं होगा मासी को, तुम इस तरह रोती रहोगी तो मुझे ज़रूर कुछ हो जाएगा। प्लीज़ चुप हो जाओ। इंशरा की हस्ती जलजले की जद में थी। हलक खुश्क हो गया था, ज़बान तालू से जा लगी थी। ना मालूम ये खून की कशिश थी या उस शख्स के वजूद का हिस्सा होने की दलील। उन्हें देखकर दिल इस तरह बेकाबू हुआ था गोया पिंजरे में कैद परिंदा किसी हमनवा परिंदे को देखकर उसके पास जाने को फड़फड़ाने लगता है। इंची, ये कोई और ही मामला लग रहा है, बताओ तो सही क्या हुआ है। बाली बामुश्किल उसको बहलाने में कामयाब होकर गोया हुई। वो शख्स जो हमें रास्ते में मिले थे, तुमने उनको पहचाना नहीं? वो होंठ दांतों से कुचलती हुई नम पलकों और भीगे लहजे में गोया हुई। नहीं, मुझे चेहरा कुछ शनासा महसूस हुआ था, शायद उन्हें कहीं देखा था मगर याद ही नहीं आया। मासी में जहन ही इतना उलझा हुआ था। तुम जानती हो उनको जो यूं पूछ रही हो? बाली ने लाइल्मी का इजहार करते हुए सवाल किया। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। तुम उनको जानती हो? हैरत है, फिर भी तुमने उनसे बदतमीजी की, बल्कि तुम्हारे अंदाज में सरासर अजनबियत और बेगानगी के साथ सख्ती मौजूद थी। मैं समझ रही थी मासी की गुमशुदगी के बायस तुम्हारा रवैया रूड है, पर अब लगता है वो तुम्हारी रियल फीलिंग थी। बट वाई? हैरत मुझे तुम पर हो रही है। उस चेहरे को मुत्तईद बार न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स पर देखने के बावजूद तुम शनाख्त ही ना कर सकी। वो यूसुफ साहब थे, मेरे नाजायज़ बाप। दुख, इश्तियाल, इश्तियाको, इज़्तिराब, क्या कुछ ना था इस आंसुओं से तर लहजे में। फिर गोया उसके जहन की स्क्रीन पर एक चेहरा नमूदार होता चला गया जो 100% वही चेहरा था। ओह मेरे अल्लाह, सच कह रही हो तुम? वो यूसुफ साहब थी। मैं पहचान इसलिए ना सकी कि वो बेहद वीक हो गए। लग तो रहा था मुझे कि मैंने उन्हें कहीं देखा है। ओह, तुम्हारा एटीट्यूड इसलिए उनसे रूड था। ये मेरी बदमिजाजी और बदतमीज़ी बिल्कुल मसनूई थी बाली। बहुत कठिन मरहले से गुजरी हूँ मैं, बहुत मुश्किल से ज़बान को तलखी में डुबोया था। ये दिल भी बेहद अजीब शय है। जब तक उन्हें देखा ना था तब तक बड़े ख़तरनाक हो वहशी मंसूबे बना रहा था, और उन्हें सामने देखकर ये बिल्कुल ही बदल गया। उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल गई और कहने लगा, भागकर उनके सीने से लग जा और भूल जा जायज़ व नाजायज़ सब, और हमेशा के लिए उनकी शफ़क़त भरी पनाह में चली जा, कभी ना वापस आने के लिए। आह! आंसू उसके मोमी रुखसारों से मोतियों की मानित फिसल कर गिर रहे थे। बाली भी बेआवाज़ रोने लगी। इंशरा उसके दिल में बसती थी। उसका दुख उसको भी दुखी रखता था, उसकी खुशी उसको मसरूर कर दिया करती थी। उन आंसुओं में बहते हुए खासा वक्त गुजर गया था। उन्होंने सैर पैर से कुछ ना खाया था। बाली गर्म दूध के साथ कुछ स्नैक्स ले आई और ज़बरदस्ती इंशरा को खिलाए। मेरा दिल कहता है वो तुम्हें धुतकारने की बजाय सीने से लगाएंगे, अपनी बेटी तस्लीम करेंगे। वो बेहद नरम मिजाज और रहम दिल हैं। अगर उन्हें यही करना होता तो वह ऐसा कुछ करते ही नहीं। वो सब वक्ती जज्बाती कमज़ोरी थी बाली। अब तो मेरे इरादे मज़ीद मजबूत हो गए। बस दुआ है नानी जल्दी से मिल जाए। वो ऑफिस वर्क में बिजी था जब पिवन ने उसको उर्वा की आमद और अंदर भेजने की परमिशन मांगी, और उसने इजाज़त दे दी थी और गहरी सांस भरकर सामने रखी फ़ाइल आगे सिरकाई कि माँ वो अंदर आई। बहुत ताज्जुब हुआ मुझे जब आपने मेरा नाम सुनकर भी पिवन को मुझे अंदर भेजने की परमिशन दी। मैं समझ रही थी आप बाहर से ही मुझे टरखा देंगे। मेरा सामना करने की हिम्मत कहाँ होगी आप में? उसने सख्त तंज़ी अंदाज में कहते हुए उसका चेहरा देखा और उसके सामने रखी चेयर्स में से एक पर बैठ गई। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं होगी मुझ में। क्यों भाई? मैंने कौन सा क्राइम किया या कौन सी चोरी और डाका डाला है? क्या किया है मैंने? डार्क मैरून फैंसी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी, डार्क मेकअप में वो बालों का जूड़ा बनाए बिलाशुबा कोई परी ही लग रही थी, लेकिन लहजे की काट और आंखों से झलकता हसद और रकाबत का जहरीला तासुर उसकी सारी खूबसूरती और दिलकशी को मानित कर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा अपने सिलेक्शन पर? उसको अपनी तरफ देखता पाकर वो झुक कर तंजिया गोया हुई। पछतावा कैसा? इसको अल्लाह ने मेरे लिए बनाया था और वो मुझे मिल गई। अलबत्ता ये अफसोस ज़रूर हो रहा है कि जितना तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है, अगर ज़बान भी उतनी खूबसूरत होती तो तुम सचमुच खूबसूरत हो जाती। असल खूबसूरती ज़बान की होती है। चेहरे कब बिगड़ जाएं कुछ मालूम नहीं होता। उसके अंदाज में गुस्सा, सर्द मोरी, तंज़ो तज़ईक का शायबा तक ना था, बल्कि उसके लहजों में ठहराव, तमानियत थी, सुकून ही सुकून था। मान गई, बहुत बड़े प्लानर हैं आप। आपकी जहानत और प्लानिंग ने किस तरह से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। हलवा बना किसी और के लिए था और ऐन मौके पर थाली आपके हाथ में आ गई। वेल डन, थैंक्स अ लॉट। तुम मुझे मुबारकबाद दो, इतना बड़ा दिल तो नहीं है तुम्हारा। अगर तंज करने के लिए आई हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी तंज के तीर चलाओ और वापसी की राह पकड़ो, बिकॉज इस सारे सेटअप में बहुत से काम पेंडिंग है जिनको आज ही कंप्लीट करना है। उसने कहते हुए फ़ाइल अपने आगे की और माँ उर्वा ने हाथ बढ़ाकर फ़ाइल खींच ली।
क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? सुधा से निकाह करते वक्त ज़रा भी आपको मेरे इमोशंस का ख्याल ना आया? आपने ये ना सोचा कि ऐसी खबर सुनकर मैं मर जाऊंगी, दिल बंद हो जाएगा मेरा? ये खबर सुनकर भी तुम जिंदा हो, दिल भी बंद नहीं हुआ तुम्हारा। मुझे मालूम था ऐसा कुछ नहीं होगा, और देख लो तुम मेरे सामने जिंदा बैठी हो। वो खुश्क लहजे में उससे फाइल लेता हुआ गोया हुआ। मैं क्यों मरती जब वही ना मरी? इतनी रुसवाई और बदनामी के बाद भी जिंदा बैठी है। उसके लिए तो चुल्लू भर पानी ही काफ़ी था, डूब मरने के लिए। बेहद अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी ना हो सकी। उसके वजह चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट बिखेर गई। ये चैलेंज करने आई थी आपको? वो उठते हुए ज़िद्दी लहजे में गोया हुई। सहद ने चौंक कर देखा। मैं आपकी ज़िंदगी में एक बार मिसेस जैद बनकर ज़रूर आऊँगी, ख्वाह ऐसा करने के लिए मुझे सुधा की लाश पर चल कर आना पड़े। एक जुनून, वहशत, हसद और रकाबत की संगीनी उसके लफ्ज़ों से आया थी। कहकर वो रुकी नहीं, तेज़ तेज़ कदमों से चली गई। उर्वा की धमकी उसके लिए लम्हा फिक्रिया थी। उसकी ज़िद्दी और शफाक तबीयत से वो बाखूबी वाकिफ़ था। माजी में भी वो सुधा की जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। तब सुधा से कोई ताल्लुक़ न था, और अब निकाह के बाद वो उसकी हयात का हिस्सा बन गई थी। हसद में वो पहले मुब्तला थी, अब तो रकाबत उसको जलाए दे रही थी। हसद एक आग है, और जब हसद में रकाबत भी शामिल हो जाए तो फिर तन मन सब जलकर राख हो जाता है। ऐसे में रकीब कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। अगर यहाँ मामला उसकी ज़ात से वाबस्ता होता तो वो खुद हैंडल कर सकता था इस मामले को, लेकिन यहाँ मामला सुधा का था, और वो खुद को किस तरह सिक्योर कर सकती थी ये सोचकर वो फिक्रमंद हो गया था। बाबर आज सुबह की फ़्लाइट से अपनी मम्मी पापा के पास रवाना हो चुका था, और जाने से कबल उसको समझाता रहा था कि इंशरा का रवैया समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आकफा ने नौफल को भी समझाया था कि वो इंशरा से शादी का ख्याल दिल से निकाल दे। उसका रवैया इस मामले में नाकाबिले फ़हम है। वो दोस्ती रखना चाहती है, मगर शादी करने का इरादा कतई नहीं। तेरा दिल आया भी किस पत्थर लड़की पर, जो ना मोहब्बत करना चाहती है, ना किसी के प्यार की कदर है, जिसके दिल में तुम भूल जाओ उसे। लड़कियों की कमी नहीं है तुम्हें, लाखों लड़कियों के मंजूर नज़र हो तुम। बाबर ने एयरपोर्ट लाउंज में भी उसको नसीहत की। लाखों की बात तो छोड़ो, मैं तो एक ही लड़की की निगाह नहीं भाया। एक पुरसोज मुस्कुराहट उसके लबों पर नमूदार हुई। फिर तुम उसकी बात कर रहे हो? तुमने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया था, मगर वो तुम्हें माफ़ नहीं कर सकी। कम ज़र्फ़ो बेज़मीर। स्टॉप इट, ये मेरा और उसका मामला है, तुम उसके लिए ऐसे वर्ड्स नहीं बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो उसकी बात किता करके तेज़ी से गोया हुआ। बाबर हैरत से उसे देखता रह गया। आई एम रियली सॉरी बाबर। कुछ तवक्कुफ़ खामोशी के बाद उसने बाबर से गले मिलते हुए पशेमानी से भरपूर लहजे में कहा, मेरा मकसद तुमको हर्ट करना नहीं था। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ इंसान खुद को बेबस और लाचार महसूस करने लगता है। इंशरा के मामले में भी मैं यही फील कर रहा हूँ, बेबस, बेकस, मजबूर और लाचार। तुम्हें मालूम है वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, फिर भी वो नहीं करती ना सही, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये उसका पहला और बेझिझक एतराफ़ मोहब्बत था। बाबर उसकी हरमा नसीबी पर आप दीदा हो गया। अब कहने और समझाने के लिए कुछ बाकी न बचा था। वो न आंखों के हमरा उससे रुखसत हो गया था। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बेमकसद सड़कों पर मटर गश्त करता रहा। जब जज्बे बदलते हैं तो दिल के तकाजे भी बदल जाते हैं। कल तक वो इंशरा की परछाई से भी चिढ़ता था, और आज उसकी परछाई बनने को दिल मचल रहा था कि कहीं से वो आ जाए और वो उसकी खुशबू महसूस करता रहे। आकफा भी कल अपनी मम्मी के हमरा हैदराबाद के लिए रवाना हो गई थी, वगरना वो उसके ज़रिए बआसानी उससे मुलाकात कर लेता। घर आकर भी वो यही सोचकर बेकल रहा कि अब इंशरा से मिलने की सबील क्या होगी। वो मूडी लड़की कब उससे मिलने से इनकार कर दे, और भरोसा नहीं कभी मिलना ही पसंद ना आए। ये सोच उसे बेचैन कर दिया करती थी। दिल को जब करार न मिला तो वो एक अरसे बाद मामा की गोद में सर रख कर लेट गया, और उनकी नरम नरम रुई के गालों की मानित उंगलियां बड़ी मोहब्बत से उसके ब्राउन घने बालों में चलने लगी थी। क्या परेशानी है? खासे डिप्रेस लग रहे हो? उसे मुसलसल खामोश देखकर जरका आहिस्तगी से पूछा। नथिंग मम्मा, बस यूं ही दिल कर रहा है खामोश रहने को। मामूली सा शोर भी गिरा गुजर रहा है। वो हनूज उसी हालत में गोया हुआ। जब अंदर बहुत शोर हो फिर बाहर सन्नाटा ही अच्छा लगता है बेटा। कैसा शोर है ये? कल तो आप बहुत खुशी खुशी घर से रवाना हुए थे, और ऐसी खुशियों शादमानी मैंने फ़र्स्ट टाइम आपके चेहरे पर देखी थी, और दिल ने कहा था आप वापसी में कोई ग्रैंड गुड न्यूज़ सुनाएंगे, लेकिन आपकी वापसी बहुत अजीब अंदाज में हुई थी। खुशखबरी भी खुश नसीब लोग ही सुनाते हैं मामा। मुझ जैसे लोग खुशियों के लिए पैदा नहीं होते। शायद कब्र तक बदकिस्मती पीछा करती है मुझ जैसे लोगों का। वो बेहद आज़रदा था। ऐसी बातें नहीं करे बेटा। किसने कहा आपको ये सब?
आप जैसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, खुशकिस्मत तो खुशनसीब। उनके लहजे में माँ की तड़प थी। नौफल उनका हाथ थाम कर बैठ गया। ये कैसी खुशनसीबी है जिसमें मेरा माजी दहकते अंगारों से भरा हुआ है। माजी इंसान का सबसे कीमती असासा होता है, जहाँ तल्ख यादों के साथ शीरियों खूबसूरत बातें भी सरमाया हयात होती हैं कि जब दिल बोझल होता है तो माजी की कोई खुशकुन ठंडी मीठी याद दिल को बहलाने का ज़रिया बन जाती है। लेकिन मेरा माजी तो दागदार है। कभी याद भी आए तो माँ सिवाय अजियत के कुछ और नहीं मिलता। माजी के बेशुमारों अनगिनत अजियतनाक तकलीफ दे वाक़यात तवातुर से निगाहों में रक्सा होने लगे थे। उसके अंदर महरूमियों की कसक रिमझिम बनकर बरसने लगी थी। जज्बात की दुनिया में बरसात पूरी शिद्दत से बरस रही थी, मगर उसकी आंखें खुश्क रही थी। आप हमारे बेटे हैं, सब भूलकर आप सिर्फ ये याद रखा करें, आपकी रंजीदा सूरत हमारा चैन सुकून बर्बाद कर देती है। मोहब्बत जताई नहीं जाती बेटा, फिर भी बता रही हूँ, आपके दम से ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ कायम हैं। आपकी खुशी हमें खुश रखती है और आपकी उदासी और रंज हमें दुखी कर देता है। अपनी मोहब्बतों शफ़क़तों का बेपाया इजहार करके वो उसे हौसला दे रही थी, दिलजोई कर रही थी कि वो उसे ज़रा सा भी दुखी नहीं देख सकती थी। इमराना खामोशी का रूप धार चुकी थी। मायदा ने जो उनके साथ बेवफाई की थी, उस हरजाईपन ने उनके अंदर शिकस्त की अज़ियत शदीद तरीन अंदाज में पैदा कर दी थी, जिससे वो तन्हाई और एहसास कमतरी में मुब्तला होकर रह गई थी। मायदा भी उनके खिलाफ दिल में कबीदगी और तनपुर भरे बैठी थी। ज़ैद के सामने जिस तरह से उन्होंने उसका भांडा फोड़ा था, वो तभी समझ गई थी कि माँ के दिल में उसके लिए अब कोई खैर बाकी नहीं है। वो उनके मिजाज के तमाम मौसमों से आशना थी। सो कबल इसके कि वो ज़ैद के आगे उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करती, उसने हिम्मत और हौसला बामुश्किल जमा करके अपने और जुनैद के दरमियान होने वाले तमाम मामलात गोश गुजार कर दिए थे, क्योंकि इस मरहले से गुजरते हुए उसको लगा कि आग के दरिया को नंगे पाँव अबूर किया हो। मुश्किल काम करने से कबल मुश्किल होता है, बाद में सुकून ही सुकून होता है। वो भी बताने के बाद पुरसुकून हो गई थी कि माँ के एक की 10 लगाने से कबल वो हर्फ ब हर्फ भाई को सच बता चुकी थी। उनके दरमियान एक अनदेखी दीवार हाइल हो गई थी। बज़ाहिर सब पहले जैसा ही था, लेकिन जब दिलों में फ़र्क आ जाए तो रवैयों में तब्दीली आ जाती है। इमराना उससे ज़्यादा बात करने को तैयार ना थी, तो वो भी परवाह ना करती थी। उनकी आपस की खटपट से बेखबर सोफिया बेटी के बदलते मुकद्दर से एक जानिब खुश थी तो दूसरी जानिब इमराना की तरफ से वसवसे भी बेकल कर दिया करते थे। वही किया घर का हर फर्द इस हकीकत से वाकिफ़ था कि वो और सुधा उनको किसी तौर बर्दाश्त न होती थी। इमराना बहू की क्या बात करती, बहू बेटी उन्होंने कभी किसी से बना कर रखी है। उनकी निगाहों में सिर्फ अपनी बहन और बहन की बेटियां हैं जचती हैं। वो लॉन में बैठी ढलती धूप इंजॉय कर रही थी कि माँ उनकी बात पर बुआ गोया हुई तो ज़ुमर चौंक कर कहने लगी, बहुत अजीब बात है, ये रिजवाना ने हमारी किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। हद तो यह कि ज़ैद के अचानक निकाह की खबर सुनकर भी नहीं आई। अरे वो क्यों आएंगी भला, उनकी पक्की पक्की नियत थी ज़ैद मियाँ को अपना दामाद बनाने की। सिर्फ रिजवाना बेगम की ही नहीं, उर्वा बेबी की खुद दिलो जान से ये ख्वाहिश थी वो ज़ैद मियाँ को अपनी मुट्ठी में कर ले, इसीलिए वह यहाँ रह रही थी। बुआ कानों को हाथ लगाते हुए राज दराना अंदाज में गोया हुई। उस लड़की को क्या क्या हरबे आजमाते ना देखा। ज़ैद मियाँ को काबू करने के वास्ते बड़ी ही बेशर्म व नडर लड़की थी, मगर हमारे ज़ैद मियाँ ने उनको घास न डाली, कभी नज़र भर कर नहीं देखा। उस बेहया बेलगाम लड़की को जो खुद को बहुत हसीन लड़की समझती है। हद होती है बुआ, आप इस उम्र में भी किसी की इस तरह ग़िबत कर रही हैं। किसी की बेटी के मुतल्लिक इस तरह बात करना नामुनासिब बात नहीं। मैंने जो देखा वो बता रही हूँ बड़ी बहू। क्यों सोफिया बेटी, तुमने नहीं देखा था वो किस तरह से ज़ैद मियाँ के इर्द गिर्द लट्टू की मानित घूमती थी और बात बे बात जताती थी कि ज़ैद मियाँ पर सिर्फ वही हक रखती है, कोई और उनकी तरफ देखे भी ना। सुमर्द का नासहाना अंदाज देखकर बुआ ने सोफिया को गवाह बनाना अहम समझा। आप और मैं ही क्या, भाभी जान भी सब समझती, उन्होंने भी सब देखा हुआ है। बस भाभी जान की आदत है पर्दा पोशी की, और ये अच्छी बात है। दूसरों का पर्दा रखना अल्लाह को पसंद है। वगरना सच्ची बात तो यही है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं भी ये समझी थी कि ज़ैद भी उर्वा में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर वक्त ने साबित कर दिया वो मेरी भूल थी। अगर ऐसा होता तो उर्वा को इमराना भाभी कब की बहू बनाकर ला चुकी होती, कौन रोक सकता था उन्हें मनमानी करने से। लेकिन बात फिर यही है कि उन्होंने शिरकत नहीं की और ना ही बाद में मुबारक देने आई, जो नामुमकिन बात है। सुमर्द की सुई वहीं अटकी हुई थी। बात तो हैरत की ही है, इतनी बात हो गई लेकिन ना वो आई और ना इमरान आ गई, बल्कि कुछ हफ्तों से इमराना को वहाँ जाते नहीं देखा, ना ही वहाँ से कोई आया है। ये तो सचमुच कोई अनहोनी है। कोई झगड़ा हो गया होगा दोनों बहनों का, जो आना जाना बंद है। बुआ दूर की कौड़ी लाई। इमरान और रिजवाना में झगड़ा नामुमकिन बात है बुआ,
जिस तरह का इमराना बहू का मिजाज है, कोई वईद नहीं मिजाज के खिलाफ बात होने का, पर वो उर्वा बेटी से भी कोई रियायत न करेंगी। उल्टे दिमाग के लोग सीधे होते ही कब हैं। खैर, मैं इमराना से खुद मालूम करूंगी कि असल माजरा क्या है, क्यों भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने की गलती करने जा रही हैं। देखा नहीं, ज़ैद और सुधा के निकाह को 2 दिन गुजर गए, वो अभी तक अपने रूम से बाहर ही नहीं आई है। ना मालूम अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। मेरी तो दुआ है रब्बुल आलमीन मेरी बच्ची के नसीब में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखे अब, वगरना इमराना भाभी की ये खुद साख्ता नज़रबंदी मेरा दिल दहला रही है। सोफिया दिल की खदशात ज़बान पर ले आई थी। जहाँ आरा को खब्तुल हवास देखकर लारेब के जहन में शैतानी मंसूबा फौरी तौर पर आन बार्द हुआ। वो मुराद को अपना हमनवा बनाते हुए उसने उनको घर ड्रॉप करने का कहकर कार में बिठा लिया था। उस वक्त उसकी किस्मत तैयारी कर रही थी, जो थकी हारी सर्दी के बायस ठठरी हुई। जहाँ आरा कार में ऑन हीटर के बायस गर्म पुरसुकून माहौल में कुछ देर बाद ही गाफिल हो गई थी और लारेब को अपने ठिकाने पर ले जाने के लिए उनकी किसी मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा था। वो नींद के दौरान ही उन्हें अपने रेस्ट हाउस में मुंतकिल कर चुका था, जो मज़ाफ़ात में कायम था। वहाँ चौकीदार अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी तहवील में ही वो उन्हें देकर आ गया था। वो सारी रात मनसूबाबंदी करता रहा था। एक अरसे से वो इंशरा के असूल के लिए जहाँ आरा की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करता आ रहा था। अपनी दौलत उस तरह उन पर लुटाई थी कि उसका खाली अकाउंट मम्मा की निगाहों में आ गया था। ये बात मम्मा के ज़रिए पप्पा तक भी पहुंच चुकी थी और पहली बार उस पर पाबंदियां लगाई गई थी। एतराज़ात उठे थे, उसकी निगरानी होने लगी थी। जबरन वो ऑफिस जाने लगा था। उसी बिना पर उसकी मम्मा से तल्ख कलामी हुई थी। गुस्से से बेकाबू होकर वो उनसे गुस्ताखी का मुर्तकिब होने ही वाला था कि नौफल ने अचानक वार धोकर ना सिर्फ उसका हाथ रोका बल्कि कहीं थप्पड़ बमा लानो तान से उसे जुड़ दिए थे, जिस पर सारिया ने खूब उसका मजाक उड़ाया था। उन सब की जिम्मेदार और चालाको लालची नानी और मगरूर और बददिमाग नवासी थी, जिनकी खातिर इतने जुल्म सितम सह कर भी उसकी परछाई से भी अभी वाकफियत नहीं हुई थी। मेरी जान, अब कहाँ जाओगी? चिड़िया खुद मेरे जाल में फंसने को आ रही है। बहुत तड़पाया है तुमने, बहुत रुलाया है। अपनी एक एक तड़प का, एक एक आंसू का तुमसे बदला लूँगा। आज वक्त मेरी मुट्ठी में आ गया। किंग, हा हा। आईने के सामने खड़ा वो सीना फुलाकर कह रहा था। उसकी आंखों में वहशियाना चमक थी और उस चमक में गोया इंशरा का अक्स तैर रहा था। वो खुशगवार मूड में सीटी बजाता हुआ कार की तरफ बढ़ रहा था। जहां मुराद उसका मुंतजिर था, उसने देखते ही सलाम किया और बैक डोर खोल दिया था। क्या खबरें मुराद? बुढ़िया ने कोई हंगामा तो नहीं किया? कॉल की थी वॉचमैन को, मालूम किया कल की रात गुजर गई और आज का दिन भी ख़त्म होने को है। वो कार के डोर से बाहर देखते हुए बोला। जी सर जी, मैं रात से अब तक कई मरतबा कॉल कर चुका। मुराद कार स्टार्ट करता हुआ मद्दबाना लहजे में बोला। फिर क्या रिपोर्ट है? बुढ़िया ने तंग तो नहीं किया? बहुत शातिर हो, हंगामा परवर जहन की मालिक है वो बुढ़िया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह जाने ऐसा क्या हुआ है कि उसकी काया पलट गई है। सराज और बरखा नामी ऐसी कौन सी अफरियतें हैं जिन्होंने उसका दिमाग ख़राब कर दिया? फिर चौकीदार जफ़र भी नंबर 1 का आदमी है। उसने देखा कि सोकर उठने के बाद वो उन दोनों नामों से खौफज़दा है, तो उसने सराज और बरखा के नामों से डरा धमका कर रखा है। ओह गुड, अब उन पहाड़ के नीचे आया। उसकी सारी ज़्यादतियों का बदला मैं एकदम ही लूँगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुराद ने बैक मिरर से अपने साहब के चेहरे पर छाई एक अजीब कैफियत को गौर से देखा और उसके होंठों पर भी गहरी मुस्कुराहट छा गई। फिर उनके दरमियान कोई बात न हुई और वो रेस्ट हाउस पहुंच गए थे, जहां आरा पलंग पर बैठी हुई दीवारों को तक रही थी। आहट पर मुड़कर देखा और उनकी आंखों में खौफ व हिरास नमूदार हुआ। आंटी डरिए नहीं हमसे। लारेब आगे बढ़ा। बरखा और सराज को जानते हो ना तुम उनके ही साथी हो। मारने आए हो मुझे? तुम लोग मुझे मार दोगे? वो हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी। माँ मुराद ने सरगोशी में कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। डरो नहीं हमसे। अच्छा, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे बचाने आए हो? तुम तो बहुत अच्छे हो, मुझे सराज और बरखा से बचा लोगे। तुम मेरे पक्के दोस्त हो ना? थैंक यू माय ग्रेट फ्रेंड। ज़ैद हक्का बक्का खड़े जुनैद से गले लगता हुआ गोया हुआ। जुनैद उसकी गैर मतवक्का आमद भरपूर गर्मजोशी से मिलने पर लम्हे भर को भौंकचा रह गया था कि एक अरसा हुआ था ज़ैद ने इस अंदाज से मिलना तो दरकिनार देखना भी छोड़ दिया था। अजनबियत तो खफगी उसके लहजे में रहती थी। कितना स्टूपिड था ना मैं, जो ये सोच कर कुड़ता जलता रहा कि तुमने मेरी मोहब्बत और दोस्ती पर शबो खून मारा है, मेरे एतमाद भरोसे को रेज़ा रेज़ा किया है। इस ख्याल ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत इस शिद्दत से भर दी थी कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर माँ सिवाय नफ़रत के कुछ और दिखाई न देता था। वो खुद ही उससे अलहदा होता हुआ बोला। जुनैद तो गोया हैरत व इस्तजाब के समंदर में घोता जन था।
दोस्ती की आला मिसाल हो तुम, एतमाद व भरोसे की जीती जागती तस्वीर हो तुम। मैं तुम्हें ही गलत समझता रहा और ख़ुद को मलामत करता रहा कि ऐसे शख्स से दोस्ती की जिसको मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं। मेरा दोस्त अच्छी तरह इस बात से आगाह है कि मैं उसके किरदार की एक एक हरकत से वाकिफ़ हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। मायदा ने खुद तुम्हें कन्विंस किया और फजूल हरकतें करके तुम्हें प्रपोजल भेजने के लिए मजबूर किया। ये सब तुम्हें किसने बताया? जुनैद की ज़ात मुसलसल झटकों की जद में थी। जैद हर लफ्ज़ सच कह रहा था, कहीं कोई झूल और झूठी कहानी ना थी। कौन बता सकता है मुझे मायदा के अलावा? उसकी आवाज़ में शिकस्तगी और दिल गिरफ्तगी का अंसर नुमाया था। मायदा ने बताया, वो इतनी ब्रेव कैसे हो गई? वो तो मुझे कहती थी तुम्हें यह बात कभी मालूम नहीं होनी चाहिए। वो तुमसे बेहद खौफज़दा थी। वो जिस कदर तुमसे मोहब्बत करती है, डरती भी उतना ही है। मैंने तुम्हारे खिलाफ़ बात की तो वो बर्दाश्त न कर सकी कि तुम्हें बुरा भला कहा जाए, और खौफज़दा होने के बावजूद वो बोलती चली गई। और वो अपने और मायदा के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनाता हुआ शर्मिंदा होकर रुक गया। फिर चल हमें तवक्कुफ़ के बाद बोला, आफ्टर ऑल मायदा ने साबित कर दिया कि वह तुम्हारी बहन है, साफ़ को नडर मुखलिस और पुरखुलूस। तुम उससे खफा तो नहीं हो अब? जुनैद के चेहरे पर आसूदगी मुस्कुराहट बनकर फैलती चली गई। नहीं, शायद ये सब इसी तरह होना लिखा था तकदीर में, बल्कि मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। न जाने क्या किया। डोंट वरी यार, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो अपनी बहन के लिए तुम्हारी भी यही फीलिंग्स होती। इज़्ज़त व गैरत के मामले में हम सब यकसा हैं। तुमसे मैं ऐसा ही रवैया एक्सपेक्ट कर रहा था। जुनैद ने इस बार उसको गले लगाया। मायदा तो मेरी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लेकर आई है। मेरा तमाम लावालिपन ख़त्म होकर रह गया। औरत क्या है, औरत की अज़मत व पाक दामनी को मैंने मायदा के साथ रिश्ता इस्तवार करने पर जाना। एनीवेज, क्या लोगे तुम? बातों के दौरान उससे अचानक मेहमान नवाजी का ख्याल आया। नथिंग, कॉफ़ी पीकर ही निकला था। वो खासा मुतमईन दिखाई दे रहा था। एक बात पूछूं, ऑनेस्टी बताओगे? उसके अंदाज पर जुनैद को किसी खतरे का एहसास हुआ। ऑनेस्टी ऐसी क्या बात है जो तुम इजाज़त ले रहे हो? बात ही ऐसी है, कहीं रिश्ते जुड़े हैं इस इजाज़त से। चलो, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। उसके होंठों पर मुस्कान मगर आंखों में उलझन तैर रही थी। प्यारे मियाँ को दुबई फरार करवाने में तुम लोगों का कितना हाथ है? ये क्या कह रहे हो? तो तुम, हम कौन? विसाख्ता घबराया। तुम और शाहजेब, तुम दोनों ने ही ये चक्कर चलाया है। मैंने उसे भी कॉल करके बुलाया है ताकि दोनों मिलकर सच सच बताओ। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन बहुत ही मज़े की जा रही है और ये नावल भी बहुत अच्छा हो गया। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।